तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक क्रेडिट के बाद में लास्ट में सेक्शन 17(5) पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट। अब हम देख रहे हैं क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 18। तो सेक्शन 18 क्या कह रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। क्लोज ए कहता है ए पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he become liable to pay tax under the provision of this act। देखिए कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट तक अगर आप सेल कर सप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई स्टेट में 10 लाख है, कहीं 20 लाख है। तो सपोज आप रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, लेकिन बीच में साल में सपोज 1 दिसंबर को आपको पता चला कि अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि आपकी सेल सप्लाई उस लिमिट से ऊपर हो रही है। तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन। आपने 30 दिसंबर तक अप्लाई कर दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 1 दिसंबर से आप रजिस्टर्ड माने जाते, ना कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन मिले 5 जनवरी को, लेकिन आप 1 दिसंबर से ही माने जाएंगे आप रजिस्टर्ड हैं। और जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है, जब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते, है ना। तो यहां लिखा है कि अगर आपने अप्लाई किया है और 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिला है ना, तो आप क्रेडिट आईटीसी का कब से ले पाएंगे? 30 दिसंबर के बाद से नहीं। इन्होंने कहा है आपके पास जो स्टॉक है, चाहे वो फिनिश्ड है, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे जो इनपुट आपने करा सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स में, ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल। मतलब ये कह रहे हैं कि 30 नवंबर को जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जितना भी रखा हुआ है, उस पे भी आपको आईटीसी मिल जाए, क्योंकि इस दिन के बाद आप जो परचेजेस करेंगे उस पे तो आईटीसी मिलेगा मिलेगा। इससे क्यों स्टॉक क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले का जो माल खरीदा और वो स्टॉक में नहीं है, वो बिक चुका, तो वहां पर आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो आपने जीएसटी लिया भी नहीं, तो आईटीसी मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये जो माल आप बेचोगे, इस पर आप क्या करोगे? इस पर आप जीएसटी लोगे, क्योंकि उसमें जब हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें ये भी हम देखते हैं कि आप इस दौरान जो आपकी सेल हुई है, उस दौरान भी आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो अपने, है ना। तो जिस दिन आपके पास स्टॉक था, प्रोवाइडेड वो आगे कंडीशन होती है, आप उस पर जीएसटी क्लेम कर पाओगे। तो ये स्टॉक होगा, उस पर आप कर लेंगे। कंडीशन ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर दिया। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया, फिर आपको नहीं। आगे लिखा है बी, क्लोज बी में, पर्सन हु हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in semi-finished finished held in on the day immediately preceding the date of grant of registration। तो सेक्शन 25 में आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो भी सेम यही बात है आपके ऊपर। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन ceases to pay tax under section 10 he shall be entitled to take credit। क्योंकि सेक्शन 10 में आपका क्या था? कंपोजिशन, वहां पर आप आईटीसी ले नहीं सकते। लेकिन अगर आप कंपोजिशन से बाहर आते हैं तो ये कह रहे हैं कि आप ले लो क्रेडिट, जो भी आपके पास माल रखा हुआ है आप क्रेडिट, ठीक है ना। क्योंकि अब आप सेक्शन 9 में देंगे, ना कि 10 में। मतलब नॉर्मल, आप नॉर्मल तरीके से आ जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट इसमें भी प्रेस्क्राइब। तो कैपिटल गुड्स पर क्योंकि आप यूज कर चुके हैं, तो जितना यूज कर चुके हैं उतना तो आपको नहीं मिलेगा ना।
Where an exempt supply of goods or service or both by a registered person become a taxable supply, such person shall be entitled to a credit of ITC in respect of the input held in stock, would contain in semi and finished goods related to such exempt supply and on capital goods exclusively used for such exempt supply on the date immediately preceding the date जब ये टैक्सेबल होगा। पहले कोई एग्जाम्प्ट है तो आईटीसी मिलता नहीं है। सपोज आपसे कहा कल से वो टैक्सेबल है, आज जितना भी माल है वो अब फ्यूचर में आप टैक्सेबल होगा, आउटपुट जीएसटी लोगे तो इसका आईटीसी भी मिलेगा जो स्टॉक है उसका। ठीक है, वही बात लिखी है कि कैपिटल गुड्स के लिए बात बता। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any supply of goods, service or both after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice related to such supply. तो ये लिखा है आपको आईटीसी लेना है लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ले लो, अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर आईटीसी नहीं लिया तो आपको नहीं मिलेगा। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any supply of goods or service or both to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice. अब सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा है, जितना भी स्टॉक है उस सबका आपको क्रेडिट मिल जाए, लेकिन वो क्रेडिट जब ही मिलेगा जब आप 1 साल के अंदर अंदर आईटीसी ले लो। अगर आप आईटीसी नहीं लेते 1 साल के अंदर अंदर, where there is a change in constitution of registered person on account of sale, purchase, sale, amalgamation, merger, demerger, lease or transfer of business with the specific provision of transfer of liability, the said registered person shall be allowed to transfer the ITC will remain unutilized in his credit ledger to such sold बिजनेस इन प्रेस्क्राइब। तो कहने का मतलब है अगर आपका बिजनेस बिक जाता है तो जो आपका आईटीसी का क्रेडिट है वो नए बिजनेस को मिल जाए। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ आईटीसी, और अब वो सेक्शन 10 में जाना चाहता है, कंपोजिशन में जाना चाहता है, और वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड टू हिम बिकम होली एग्जाम्प्ट, पहले टैक्सेबल था अब एग्जाम्प्ट हो गया, ही शैल पे an amount by way of debit in the electronic ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of ITC in respect of input held in stock contained in semi finished। तो जैसे कोई माल पहले एग्जाम था अब टैक्सेबल हो रहा है, तो जितना भी स्टॉक है उसका आईटीसी मिलेगा। ऐसे रिवर्स हो रहा है, पहले टैक्सेबल था अब एग्जाम हो रहा है, तो जितना भी स्टॉक है उसका आईटीसी अगर आप ले चुके हैं तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखा है कि वो आपका जो भी क्रेडिट है स्टॉक वो आपका डेबिट हो जाएगा, है ना। देखो सीधी सी बात है, रिवर्सल हो रहा है। अगर आपको पहले एग्जाम्प्ट था अब टैक्सेबल है तो अब आपको मिलेगा, पहले टैक्सेबल था अब एग्जाम्प्ट है तो जो स्टॉक है वो आगे फ्यूचर में बेचोगे तो उस पर नहीं मिलेगा, अगर ऑलरेडी ले चुके हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट under section subsection 1 and payable under subsection 4 shall be calculated in prescribed. In case of supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken, the registered person shall pay an amount equal to ITC taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage point and may be prescribed। जो भी बता रखा है इसके बारे में बातचीत हो जाएगी आगे कि किस तरीके से कैपिटल गुड्स के केस में होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी रूल नंबर 40 क्या बताता है, मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। तो यहाँ लिखा है द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड in accordance with the provision of section 18(1), the input held in stock or semi finished or finished goods or the credit claimed capital goods shall be subject to the following condition। क्या है, the ITC on capital goods shall be claimed after reducing the tax paid on such capital goods by 5 percentage point per quarter of a year or part thereof from the date of an invoice or such other document on which the capital goods were received by the taxable person। देखिए जैसे हम कह रहे हैं आपके पास जो स्टॉक है उस पर आप क्रेडिट ले लीजिए, अब कैपिटल गुड्स है तो वो तो पुराना है, वो पुराना कैपिटल गुड्स है और वो अब पुराना हो गया, तो एक तरीके से 60% अगर आपने मान लिया उसको यूज कर लिया तो आपको बचे हुए 40% पे ही आपको आईटीसी मिलना। तो ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन कितना होगा एक तरीके से,
तो डेप्रिसिएशन तो उसकी बुक वैल्यू पर होता है। तो जस्ट लाइक जैसे डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर होता है, ऐसे जीएसटी को भी कम कर दिया। तो कैसे लिखा है, उसे टैक्स पेड जो भी है बाय 5% पर क्वार्टर। तो पर क्वार्टर के हिसाब से 5% कम करेंगे और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो हम 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ करते चले जाए। The registered person shall within a period of 30 days from the date of becoming eligible to avail the ITC or within such further period, जो भी कमिश्नर अगर एक्सटेंड कर दे तो उसे डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली करनी पड़ेगी कि भाई क्या क्या माल है और किस पे आईटीसी ले रहा है सब। प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ टाइम नोटिफाइड बाय कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और द कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी नोटिफाइड। पता है एक्चुअल में क्या होता है, आपको 30 दिन होता है, लेकिन अगर आप चाहें कमिश्नर के पास जाए, कोई बात जेन्युइन प्रॉब्लम बताए, तो उस हिसाब से वो एक्सटेंड कई बार हो जाता है। मान लिया एक इंडिविजुअल है, ओनर है, और वो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, कैसे करेगा? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो इनकम टैक्स में भी है, जीएसटी में भी है, यहाँ पर वो आप रीजन बताएंगे और वो जेन्युइन या वैलिड रीजन है तो उसके लिए टाइम एक्सटेंड हो जाता है। The declaration under clause B shall clearly specify the detail relating to input। जो भी आपके पास है वो सब बताएंगे आप। कैपिटल गुड्स के बारे में बताएंगे, कितना आपके पास पहले था, है ना, वो सब सारी चीजें आपको 18(1)A, 18(1)B, 18(1)C सब में बता कि एक दिन पहले आपके पास। और जो डिटेल्स आप बताएंगे वो सही है या नहीं, इसलिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको जो भी अमाउंट है वो आप कराएंगे, अगर ये अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा आता है ना। क्लेम अगर 2 लाख से ज्यादा है तो आपको ये या कॉस्ट अकाउंटेंट से वो एक तरीके से सर्टिफाई कर, ठीक है। और वेरीफाई करना होगा, फॉर्म GSTR1 वगैरह वो सब पोर्टल के थ्रू चेक होगा। अभी हम इसको एनालाइज भी करेंगे सारी चीजों को विद एग्जांपल। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, वो कैलकुलेट करा जाएगा अमाउंट 5% पर क्वार्टर के लिए कम कर। और रूल नंबर 41 क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सेल मर्जर, तो उस सिचुएशन में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात अभी देखी थी ना। अब मान लिया सारी की सारी एसेट ट्रांसफर नहीं हुई है, कुछ कम हुई है, तो उस प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा ना। तो तब फाइनल लेवल पर अच्छा ज्यादा आता है। इसमें आपके लेवल पर आपको ये पता हो कि ये नई कंपनी जो हो रही है अमलगमेशन वगैरह या डीमर्जर के बाद, उसको भी प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ट्रांसफरी को भी मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। A registered person who has obtained separate registration for multiple places of business, आपके पास मर्जी है ना, आप एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग जगह है तो आप उसका एक रजिस्ट्रेशन कराएं अलग ना। We intend to transfer either wholly or by utilizing the ITC to the any or new registered place of business shall furnish within a period of 30 days from obtaining separate registration। अगर मान लिया आपने का पहले एक ही रजिस्ट्रेशन था, आप अलग अलग ले रहे हैं और एक से दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरीके से, तो जो क्रेडिट है आपका आईटीसी क्रेडिट पहले तो पूरे एक बिजनेस का था, अब उसके अलग अलग पार्ट, मान लिया ऑफिस है, पांचों का अलग अलग अब रजिस्ट्रेशन हो गया, तो जो प्रोपोर्शनेट जो वहां पर माल है उससे रिलेटेड आईटीसी उन्हीं को मिल जाएगा। ये बात लिखी, ठीक है। The newly registered person shall on the common portal accept the detail furnish, जो मतलब एक बंदा उस पे करेगा और वो दूसरा एक्सेप्ट करके हाँ भी ये सब कुछ ठीक है हो जाए। मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कि इसको हम रिवर्सल कब करेंगे, कैसे करेंगे। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनपुट हेल्ड इन स्टॉक सेमी फिनिश
stock or capital goods shall for the purpose of 18(4) be determined in following manner, namely input जो भी हमारे पास है वो प्रोपोर्शनली देख लेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन देखकर लिखा है फॉर इनपुट हेल्ड इन स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be calculated proportionally on the basis of corresponding invoice on which credit has been availed by registered person on such input। तो और साथ ही कैपिटल गुड्स के लिए लिखा है कि जो यूजफुल लाइफ है मंथ में निकाली जाएगी, प्रो राटा बेसिस पर निकाला जाएगा। जनरली क्या होता है किसी भी कैपिटल गुड्स के लिए अगर कुछ आपको नहीं दिया तो यूजफुल लाइफ 5 ईयर मान ली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हर क्वार्टर का कितने परसेंट ले रहे हैं 5%, तो साल का कितना हो गया 20%, तो 5 साल में 100%, इसीलिए 5 साल की लाइफ। ठीक है, तो अब ये सारी जो बातचीत है ये सब हम करने के बाद एनालिसिस पर आते हैं, तो मेन हम एनालिसिस के थ्रू इसको समझते हैं। तो सेक्शन 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपको आईटीसी लेना है ऑन इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना, एंड इन लास्ट 2 केसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज वेल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। जब आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब आप कई बार क्या होता है इंसान को पता है कि मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मुझे रजिस्ट्रेशन तो एट एनी कॉस्ट कराना ही। अब उसके पास मर्जी है कि जब वो सप्लाई ज्यादा कर देगा तब कराए, या साल के पहले दिन से बिजनेस शुरू करने से पहले ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ही रजिस्ट्रेशन करा लिया, या आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है आपने करा लिया, तो उसे बोलते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया ना, ऑन कमिंग इनटू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटेड बाय एग्जिटिंग कंपोजिशन लिवाय। आप सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में आ रहे हैं, कंपोजिशन से नॉर्मल में आ रहे हैं ना, या आपका जो माल था पहले एग्जाम्प्ट था अब टैक्सेबल हो रहा है। तो इन सब सिचुएशन में आपको सेक्शन 18 में लिखा है कि आप आईटीसी स्टॉक पर और कैपिटल गुड्स पर ले सकते ना, और इसी तरीके से रिवर्सल हो जाएगा जब एग्जाम सप्लाई, जो टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई आएगी तो रिवर्सल। तो ये बात समझ में आ गई। अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, वो भी आपको मिल जाएगा। आईटीसी ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हो जाएगा। आपका बिजनेस बिक गया है तो आप नए बिजनेस उसको ले सकते। Entitlement of ITC at the time of registration or switching to regular status from composition or coming into tax paying status। तो सेक्शन 1 सेक्शन 18(1), 18(2) और रूल 40 क्या कहते हैं मिलाकर, तो जो भी हमारे पास क्रेडिट रखा हुआ है स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में या कैपिटल गुड्स में, वो आप किस तरीके से करेंगे, आईटीसी कैसे लेंगे। तो person who has applied for registration within 30 days from the date or has been granted such a registration, so input held in stock and finished goods 1 day immediately preceding the date on which he become liable to pay tax। तो आईटीसी आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 1 साल का टाइम, जो आपके पास टैक्स इनवॉइस है ना, उस टैक्स इनवॉइस से 1 साल तक आप उसको आईटीसी को क्लेम कर सकते। फिर ए पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो भी माल रखा है रजिस्ट्रेशन से 1 दिन पहले, वो सब आपको 1 साल तक अलाउड है आईटीसी लेना। कंपोजिशन से नॉर्मल में जा रहे हैं आप, तो जो आपके पास जितना भी माल रखा है जिस दिन आप रेगुलर स्कीम में आ रहे हैं, वो सारा का सारा आपको। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड केस है, इस फर्स्ट और सेकंड केस में कैपिटल गुड्स की बात नहीं है ना, थर्ड केस में कैपिटल गुड्स की बात।
कि जब रजिस्टर्ड पर्सन है जो कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में तो स्टॉक के अलावा आईटीसी कैपिटल गुड्स पर भी मिलेगा, लेकिन हर क्वार्टर के लिए का 5% कम हो जाएगा। ठीक है, और आईटीसी क्लेम शैल बी वेरीफाइड, जो भी कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर है उसके साथ, और यहाँ पर भी 1 ईयर का टाइम है। और अगर एग्जाम से टैक्सेबल सप्लाई पर आ रहे हैं तो इनपुट जो भी आपके पास है और कैपिटल गुड्स है वो, और एक दिन जिस दिन हुआ उस दिन पहले सारा ये भी 3-4 में कैपिटल गुड्स भी आ गया है, 1-2 में कैपिटल। In all of the above cases, the registered person has to make a electronic declaration in prescribed form, मतलब डिक्लेरेशन इन्हें जीएसटी आईटीसी 01 में देनी पड़ेगी, where a registered person ceases to pay composition tax and switches to regular scheme or his exempt supply become taxable, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पर, क्लियरली स्पेसिफाइंग द डिटेल relating to input held in stock could contain in semi finished and finished goods and capital goods. ठीक है, as mentioned in column number 4 of table 4, last column जो ये वाला, as on the date immediately preceding the date जो हमें बता रखी है, the declaration is to be filled within 30 days from the date when registered become taxable. If the claim of ITC is more than 2 lakh तो उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। Z becomes liable to pay tax on 1st August and has obtained registration on 15 अगस्त, तो ये तो 30 दिन के अंदर हो गया, तो इसका मतलब इसके पास जो भी 31 जुलाई को माल रखा है रॉ मटेरियल और फिनिश और सेमी फिनिश में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ उन सब पे आईटीसी वो ले सकते। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त से वैलिड रहेगा, और जो Z है वो एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए जो भी उसके पास माल 31 जुलाई को है, लेकिन वो कैपिटल गुड्स पर आईटीसी नहीं ले, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड केस देखा उसमें नहीं ले। ये अप्लाई फॉर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 5 जून और रजिस्ट्रेशन मिला 22 जून को, तो उसके पास जो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ली जाती है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 जून है, तो 22 जून से एक दिन पहले 21 जून को जो भी माल है उस सब पर आईटीसी ले पाएगा, लेकिन ये भी कैपिटल गुड्स पर आईटीसी भी। एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है और कंपोजिशन स्कीम पे वो 30 जुलाई तक है, 31 जुलाई से वो रेगुलर स्कीम में आ गया, तो 31 जुलाई से पहले 30 जुलाई को जो उसके पास कैपिटल गुड्स है और स्टॉक है सब पर वो आईटीसी ले सकता है। आईटीसी कैपिटल गुड्स के लिए 5% पर क्वार्टर के हिसाब से डेट ऑफ इनवॉइस के हिसाब से ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन। अगर आप नॉर्मल रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहे हैं या आप पहले रजिस्टर्ड हैं और अब आपने कहा कि हमने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया था, या हम उस समय लाइबल थे, अब हमारी सेल कम हो गई है या गवर्नमेंट ने लिमिट बढ़ा दी, तो आपने कहा कि अब तो हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर, तो या तो आप कंपोजिशन में आ गए या आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, तो फिर आपका रिवर्सल हो जाएगा 18(4) एंड रूल नंबर 44। तो 18(4) क्या कहता है, एक रिवर्सल ऑफ आईटीसी व्हेन ए रजिस्टर्ड पर्सन जिसने आईटीसी क्लेम कर लिया है और अब वो कंपोजिशन में जाता है, और व्हेन हिज सप्लाई गेट होली एग्जेम्प्ट, पहले सप्लाई टैक्सेबल थी अब एग्जेम्प्ट हो गई है। आईटीसी ऑन इनपुट शुड बी रिवर्स प्रोपोर्शनली ऑन द बेसिस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इनवॉइस ऑन व्हिच क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन इनपुट। If invoices are not available, ITC can be reversed on the basis of prevailing market price of such goods on the date of switch over exemption. The detail furnished on the basis of prevailing market need to be duly certified by practicing chartered account or cost. ITC involved in remaining useful life in capital goods shall be reversed pro rata
टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5। कैपिटल गुड्स हमने 4 साल 6 महीना 15 दिन यूज किया, तो बची हुई लाइफ है कितनी? 4 जो बची हुई लाइफ है वो है 5 महीना 15 दिन ना। तो बची हुई लाइफ को हम क्या लेंगे? 5 महीना ले लेंगे, 15 दिन को इग्नोर कर। तो फिर हम इस रेशो में 5/60 के रेशो में आईटीसी को रिवर्स कर। ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर बाय रिवर्सल अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड और कैपिटल गुड्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ स्विच ओवर। तो जब हमारे को क्रेडिट मिलता है तो हमारा लेजर क्रेडिट हो जाता है, जब हमारा रिवर्स हो रहा है तो डेबिट हो जाए। बैलेंस ऑफ आईटीसी लाइंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लैप्स। मान लिया हमारा बैलेंस है आई क्रेडिट है और अब तो हम रिवर्सल हो गया, फ्यूचर में तो हमें कोई मिलेगा नहीं, तो वो लैप्स हो जाएगा, वो बेकार हो। कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ठीक है, उसका भी रिवर्सल होगा। द अमाउंट ऑफ रिवर्स वही जो अभी हमने देखा उसी तरीके। ठीक है, और रिवर्सल आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सबको अलग से रिवर्स करेंगे, और जो रिवर्सल होगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें हमने आईटीसी ले लिया है 18(6) रेड विद 40 रूल नंबर 42 एंड 40। If capital goods or plant and machine on which ITC had been taken are supplied outward by the registered person, he must pay an amount equal to higher of the following। मान लिया आपने कोई असेट खरीदी, उस पर आईटीसी क्लेम कर दिया, अब उस असेट को बेच रहे हो ना, तो आपको जो टैक्स देना है वो हायर ऑफ द फॉलोइंग टू देना है। पहला आईटीसी जो आपने लिया रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर, एंड टैक्स ऑन द सेलिंग प्राइस, टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स। मान लिया आप सस्ते में बेच रहे हैं तो पुराना आईटीसी रिवर्स होगा, अगर महंगा बेच रहे हैं तो जो आपने ज्यादा महंगा बेचा है तो वो वाला जीएसटी आपको देना पड़ेगा, इसीलिए दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आपको देना पड़ेगा। आईटीसी पर्टेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स, उससे भी अलग अलग निकालेंगे। वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिमेनिंग तो डिटरमाइंड एक्सीड द टैक्स पेबल of capital goods, such amount need to be paid and thus should be added to output। मान लिया आईटीसी रिवर्स जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस के जीएसटी से ज्यादा है। आईटीसी से रिवर्स हो रहा है कैपिटल एसेट बेचने पे 10,000 और जो आप बेच रहे हैं उसके हिसाब से 8,000 बैठ रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है 8,000 तो ये और 2,000 और दे दो हमें, क्योंकि 10,000 रिवर्स हुआ है क्योंकि आईटीसी ज्यादा था। ठीक है, अगर हमारी कोई मोल्ड्स, ब्रेक, डाइस, जिग्स, फिक्चर्स है स्क्रैप की तरह बेच रहे हो तो भी टैक्सेबल पर्सन में पे टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तब हम आईटीसी रिवर्स करने की बजाय, क्योंकि ये तो एक तरीके से स्क्रैप कबाड़ में बेच रहे हो, तो जो सेलिंग प्राइस है उसी पर आप निकाल लीजिए। आईटीसी के लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैपिटल असेट की गुड्स की प्रोराटा बेसिस पर 5 इयर्स लाइफ। अब है रूल नंबर 41 एंड सेक्शन 18(3) ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बिजनेस भेज दिया, सेल, मर्जर, लीज, कुछ ओनरशिप ट्रांसफर हुई, और आईटीसी अगर अनयूटिलाइज्ड है, क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, वो नई एंटिटी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो ओनरशिप होगी इसमें हम इंक्लूड करेंगे अगर किसी सोल प्रोपराइटर की डेथ होती है और उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स के पास बिजनेस, तो उसमें भी यही बातें अप्लाई होंगी। तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, तो आईटीसी रिमेनिंग अनयूटिलाइज नए बिजनेस को ट्रांसफर।
इन केस ऑफ डिमर्जर आईटीसी जो है वो रेशो ऑफ असेट्स में कर देंगे, जो भी रेशो आया है ना, वैल्यू ऑफ असेट मीन वैल्यू ऑफ एंटायर बिजनेस एंड वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू डिमर्जर। जो रजिस्टर्ड पर्सन है तो फर्निश करना पड़ेगा डिटेल्स कॉमन पोर्टल पर, और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से चेंज इन कंपोजिशन जो हुआ है, और वो प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर लाइबिलिटी सब बताएंगे। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस। सेक्शन 25 अनेबल करता है टैक्स पेयर को कि वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा सकता है मल्टीपल प्लेसेस के लिए विद इन द सेम स्टेट। ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस विद इन सेम स्टेट कैन ट्रांसफर द अनयूटिलाइज्ड ITC lying in electronic credit ledger to any or all of the newly registered places in the ratio value of asset held by them at the time of ratio में ही होगा ना। Hence the value of asset means the value of entire asset of the business irrespective of ITC has been availed therein or not। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रखे हैं कि एसेट का रेशो निकाला जाएगा, और उसके लिए हम ये देखेंगे नहीं कि आईटीसी लिया या नहीं, सारी एसेट देखी जाएंगी, इनके टोटल बिजनेस की कितनी है और जो नया रजिस्ट्रेशन हुआ उसके कितनी है। मान लिया उसके बाद 30% है, तो जो अनयूटिलाइज्ड है उसका 30% उस रेशो करके हम ट्रांसफर कर देंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन शुड फर्निश द प्रेस्क्राइब डिटेल्स ऑन कॉमन पोर्टल within 30 days from obtaining such separate registration upon acceptance of detail by newly registered person on the common portal। वो हम अपलोड करेंगे कॉमन पोर्टल पर, न्यू रजिस्टर्ड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, वो हमारा वहां पर पहुंच जाएगा। अब आईटीसी को कैसे यूटिलाइज करें, हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। तो सेक्शन 49 कहता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर अमाउंट। 49 सेक्शन बताता है, और सबसेक्शन 5 कह देता है अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स shall first be utilized toward payment of integrated tax। अब आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों टैक्स, तो क्या रखा है कि आप जो भी अमाउंट है आपके पास आईजीएसटी, इनपुट आपके पास क्या है जीएसटी, पहले इसको इससे सेट ऑफ। तो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कहां लगाएंगे आप, पहले पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड को इंटीग्रेटेड के लिए पहले यूज कर ना। मान लिया ये 10,000 है और ये 8,000, अगर ये 18 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा खत्म हो गया। लेकिन अगर ये 8,000 है तो 2,000 बच गया, तो इस 2,000 का क्या करेंगे। ठीक है। एंड द अमाउंट रिमेनिंग इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और यूनियन टैक्स एज द केस बी यूनियन टेरिटरी टैक्स इन दैट ऑर्डर। तो ये क्या रखा है कि नंबर 2 पर अब सीजीएसटी से इसे सेट ऑफ, आउटपुट सीजीएसटी, और फिर उसके बाद एसजीएसटी। अब बात हो रखी है, ये क्या है, ये है 49, तो 49(5)(a) ने ये बात बता दिया आपको। अब 49(5)(b) क्या कह रहा है, द सेंट्रल टैक्स shall be first utilized toward the payment of central tax। इनपुट सीजीएसटी है उसको पहले आउटपुट सीजीएसटी से ही सेट ऑफ। ठीक है। सेंट्रल टैक्स विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ सेंट्रल एंड अमाउंट रिमेनिंग, जो भी अमाउंट है उसको हम इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसे एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर। फिर 49(5)
सी क्या कहता है, इनपुट एसजीएसटी है, आप पहले किससे सेट ऑफ करो, आउटपुट एसजीएसटी, और यूटीजीएसटी का भी सेम ही है। The state tax shall first be utilized toward the payment of state tax, और अगर अमाउंट रिमेनिंग है तो इससे कर सकते हो, provided that the input tax credit on account of state tax shall be utilized payment of integrated only when the balance of input tax credit on account of central tax is not available on payment of IT। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आप ये तभी करोगे जब आप पहले इसे खत्म कर लोगे। ये नहीं कि आपका ये पड़ा हुआ इनपुट आईजीएसटी और आप एसजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले उसी से कर लो ना हिसाब। और ऐसे यूनियन टेरिटरी के लिए बोल रखा है, ठीक है। सेंट्रल सीजीएसटी का यूज नहीं हो सकता एसजीएसटी या यूटीजीएसटी ना, और ऐसे ही यूटीजीएसटी या एसजीएसटी का सीजीएसटी के अगेंस्ट नहीं हो, ठीक है। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 हमें इस बारे में बता। Section 49A, utilization of input tax credit subject to certain condition। 49 में जो लिखा है, the input tax credit on account of central, state or union shall be utilized toward the payment of, जो भी हमें बता रखा है इस देख में, only after the input tax credit available on account of integrated tax has been first utilized fully towards such payment। तो ये अभी हम टेबल से भी देख लेंगे, यहाँ पर चार्ट आ जाएगा, है ना, चार्ट वगैरह सारे आ जाएंगे कि किसको किससे करेंगे, और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेंगे कि इसको कैसे सेट ऑफ करें। तो यहाँ पर मेनली बात ये है कि हमें उसी ऑर्डर में सेट ऑफ करना है जिस ऑर्डर में हम देख रहे हैं। पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी से कर लो, सीजीएसटी को सीजीएसटी से कर लो, एसजीएसटी को एसजीएसटी से कर लो। ये नहीं कि जो उसमें बचा हुआ है वो कर नहीं रहे और आप और किसी से सेट ऑफ कर रहे। तो नोट विद द स्टैंडिंग anything contained in section 49 5 E and F, E और F बता रखा है ये हमें। The government may on recommendation of council prescribe the honor and manner of utilization। ये क्या रखा है कि जो लिखा है नहीं कर सकते लिखा है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो भी उसमें चेंजेस 49 बी के कभी भी आपस कहकर चेंजेस सेट ऑफ कर सकते। पेमेंट ऑफ टैक्स रूल नंबर 86 से कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल नंबर 86 से 1A क्या कह रहा है, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registered has been obtained or without a receipt of goods or invoice। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बता रखी है कि पेमेंट ऑफ के लिए कि अगर क्रेडिट आपने अवेल कर लिया है टैक्स इनवॉइस पर और वो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन ने इशू किया है जो है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं, फर्जी है, या फिर वो बिजनेस ही नहीं करता जहां पर रजिस्ट्रेशन लिया है, या कोई माल आया गया नहीं और फालतू में ही बिल दे दिया है ना। The credit of ITC has been availed on the strength of invoice or debit note or any other document. The tax charge has not been paid to the government। या फिर आपने ऐसा आईटीसी क्लेम कर लिया जो गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचा ही नहीं, ठीक है।
रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द क्रेडिट, जो क्रेडिट ले रहा है वो ही फर्जी है ना। और ये दा होगा, द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग एनी क्रेडिट इज नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस मे फॉर reason to be recorded in writing not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic ledger। तो ये लिखा है कि इन सबको अलाउ नहीं करा जाए ना। तो सीधी सी बात है, कुछ फर्जी तरीके से कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 रूल 1 में अपॉन सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन फॉर डिसअलाउइंग डेबिट अलाउस अ डेबिट, लिखा है कि अगर उन्हें लगता है बाद में कि हाँ भाई कुछ सब सही है तो वो अलाउ भी कर सकते। Such a restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of 1 year from the date। Restriction 1 साल के बाद तो आप ITC ले ही नहीं। Restriction on use of amount available in ledger, तो लिखा है कि notwithstanding anything contained in this rule, the registered person shall not use the amount available ledger to discharge his liability toward output tax in excess of 99% of such liability in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated in a month exceed 50 lakhs। तो ये कह रखा है कि आप 99% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे है ना, और 50 लाख से ज्यादा जहां पर है प्रोवाइडेड दैट said restriction shall not apply where the said person or proprietor or कर्ता or managing director or any two partners whole time director as the case may be have paid more than 1 lakh rupees as a income tax under the income tax act in each of the last 2 financial year। तो जहां पर उन्होंने विद इन टाइम लिमिट इनकम टैक्स में 139(1) में टाइम लिमिट दे रखी है आईटीआर फाइल करने की, तो उन्होंने आईटीआर फाइल कर रखी है पिछले 2 सालों की और 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज जहां पर आपका आउटपुट टैक्स 50 लाख से ज्यादा है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन आपकी आ जाएगी। मेनली ये चाहते हैं कि इतनी ज्यादा हैवी आईटीसी है, इतना सब कुछ है, तो क्या वो इनकम टैक्स दे भी रहे हैं या पता चला वो जीएसटी आईटीसी लिए जा रहे हैं और इनकम टैक्स दे नहीं रहे। The registered person has received a refund amount more than 1 lakh in the preceding year on account of unutilized ITC, या उन्हें रिफंड मिला है 1 लाख से ज्यादा का। The registered person has received a refund amount of more than 1 lakh in preceding financial year on account of ITC section, वहां पर 54(3)(1) था, यहाँ 54(3) सेकेंड है, और यहाँ लिखा है द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू कैश अमाउंट विच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल अमाउंट। वहां लिखा है ना 99% तो आप कर सकते हो और 1% आपने पेमेंट कर दिया। अब कर लीजिए रजिस्टर्ड, या फिर जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वहां वो कर लेंगे, कोई मनाही। Order of utilization of ITC input tax credit on account of integrated tax shall be first utilized toward the integrated tax। बाकी जो बचेगा उसको ये हम पढ़ चुके हैं ना। और लिखा है कि ITC on account of central state should be utilized toward the payment of this as the case may be only after input tax credit available of integrated has been taken fully। एनालिसिस क्या है इसका? ITC is credited to registered person इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपने जो आउटपुट टैक्स देना है आपके लेजर में आ रहा है, यहाँ पर आउटपुट टैक्स देना है और आईटीसी आपके अकाउंट में क्रेडिट में, तब उस क्रेडिट का इस्तेमाल।
A taxable person is entitled to ITC depending upon the nature of supply received by him. To illustrate, a supplier making purchases interstate, and via import is eligible for ITC as under. उसने विद इन द सेम स्टेट जो माल खरीदा उस पे क्या दिया उसने, सीजीएसटी और ना, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दिया पर क्या दिया, जीएसटी। और जो इंपोर्ट किया उस पर क्या दिया, कस्टम ड्यूटी दिया या आईजीएसटी दिया। अब जो विद इन द सेम स्टेट उसने खरीदा था उस पर उसे आईटीसी मिल जाएगा, और जो इंटर स्टेट खरीदा उसमें आईटीसी आईजीएसटी का मिल जाएगा, और जो इंपोर्ट किया उस पर भी आईटीसी आईजीएसटी का मिल जाएगा। द पर्सन में यूज द आईटीसी टू पे द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, एज वी नो दैट इंडियन जीएसटी इज डुअल जीएसटी, यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी है ना, और सीजीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है, जीएसटी यूटीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। Hence ITC of CGST and SGST is not interchangeable क्योंकि वो अलग अलग स्टेट की बात है, and thus cross utilization of CGST and SGST is not permissible. IGST एक ट्रांजिटरी टैक्स है और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल ITC of IGST can be utilized for payment of CGST और SGST। लेकिन अब ये क्रॉस यूटिलाइजेशन हो रहा है, आईजीएसटी को अगर हम एसजीएसटी से सेट ऑफ कर तो जो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाना था तो सिचुएशन क्या हुई, आपने इनपुट क्या दिया, ये किसकी जेब में गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका आउटपुट क्या है, ये किसकी गवर्नमेंट की जाने है, स्टेट गवर्नमेंट की जेब में। और ये अलाउड है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आपने 10,000 देना है, 8,000 दे चुके हो तो आप केवल 2,000 डालोगे। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो 8,000 का नुकसान हो गया ना, लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ, वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लेगी, है ना, वो उनकी आपस की बात। द क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी इज परमिशन फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू। अगर ये सब नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों, अगर मान लिया ये अलाउ नहीं करेंगे तो वो दूसरी स्टेट से या तो नहीं खरीदेगा या सेम स्टेट में नहीं, मतलब उसे फिर वो मैच करना पड़ेगा कि आईजीएसटी से, वो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। कोई माल आता है दूसरी स्टेट से, बिकता लोकली है, तो फिर वो अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, फिर या तो फिर गवर्नमेंट उसे रिफंड करेगी। Flexibility has been provided to the taxpayer to utilize ITC of IGST for first payment of IGST। पहले आउटपुट IGST से सेट ऑफ करिए, फिर CGST से, नहीं तो SGST से भी कर सकते ना, in any proportion and in order subject to condition that the entire ITC on account of IGST is completed exhausted before the ITC on account of central state territory can be used। तो ये क्या कह रहे हैं, पहले इसको पूरा खत्म करना जरूरी है। If ITC of IGST is used for payment of SGST, तो corresponding debit is made to respective state government, वो हो जाएगा गवर्नमेंट का अपना। तो सेक्शन 49(5), 49A, B, Rule 88 circular together prescribe the sequence of utilization of ITC। A combined reading of such provision show the order of utilization। ITC IGST का है, सबसे पहले किससे सेट ऑफ करोगे आप, आउटपुट ऑफ आईजीएसटी से, और ये पूरा खत्म हो गया, अभी भी आईटीसी बचा आईजीएसटी का, तो किससे करोगे, ये हमारी मर्जी है।
इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहले इससे और फिर इससे, ऐसा नहीं है। ये हमारी मर्जी, हम किसी भी प्रोपोर्शन में किसी से भी कर, लेकिन ये स्टेप 1 करना जरूरी है पहले। ये स्टेप 1 है, क्योंकि जब तक आईटीसी आईजीएसटी का पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, उसके बाद आया स्टेप नंबर 2, सीजीएसटी। किससे सेट ऑफ करोगे पहले? सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से करोगे, और वो पूरा खत्म हो गया, अभी भी बच रहा है तो, और अगर ये भी पूरा खत्म हो गया बच रहा है तो एसजीएसटी से परमिटेड नहीं है। स्टेप 3, ये स्टेप ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एसजीएसटी को सबसे पहले किससे सेट ऑफ करेंगे हम, और ये पूरा नहीं है तो, लेकिन ओनली आफ्टर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी को आईजीएसटी से सेट ऑफ करोगे तो ठीक है, तो स्टेप यही चलना है। अगर आप ये नहीं चलाओगे तो थोड़ी सी फिर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसी स्टेप में चलो ना, काम ही खत्म। पहले आप आईजीएसटी को सेट ऑफ करो, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, तो कुछ याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं। और यहां तक आप अगर इस स्टेप से चल रहे हो तो ओनली आफ्टर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बीन यूटिलाइज, वो सेकंड स्टेप में हम कर चुके हैं, और ये एसजीएसटी सीजीएसटी से हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं जो हमने अभी देखी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 41। आईजीएसटी आईटीसी है 1300 और 1000 की आउटपुट टैक्स। हमारा आईटीसी जो है जीएसटी का 1300, तो सबसे पहले किससे हम करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी से 1000 से सेट ऑफ कर दिया, बचा कितना। अब ये 300 किससे होगा, किसी से भी कर सकते हैं। अब किससे करें, हमारी मर्जी ना। मान लिया आउटपुट एसजीएसटी से कर दिया, सीजीएसटी से कर दिया, कितना 300, तो नील हो गया ये, है ना। अब हमारा आईटीसी है सीजीएसटी का, कितना, ये किससे सेट ऑफ होगा, ये तो अब सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। आईटीसी है हमारा किसका, कितना 200, ये किससे सेट ऑफ हो जाएगा, कितना है वो, लेकिन हमारा आईटीसी तो 200 ही है, तो हमारे को ये क्या करना चाहिए, हमें इससे, अब यहाँ 200 है ना, और आईटीसी खत्म हो गया, लेकिन अभी हमारा आउटपुट टैक्स कितना बचा है, आउटपुट टैक्स कितना बचा, तो, और यहाँ कितना था आउटपुट, आउटपुट टैक्स नील था ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, चलो अगर हमने ये करा है तो हमें आईटीसी अभी सीजीएसटी का 200 बचा हुआ है, और हमें आउटपुट टैक्स 100 इसका देना पड़ेगा, है ना। वैसे भी देखो आईटीसी हमारा कितना है, 1700, है ना। एक मिनट, आईटीसी 200 था, आउटपुट ये 300 था, है ना। तो हमारा आईटीसी तो पूरा क्लेम हो जाना चाहिए कायदे से, है ना। तो क्यों नहीं हुआ ये हमारा आईटीसी पूरा का पूरा क्लेम, तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी अगर हम 200 लेते, यहाँ आउटपुट
SGST अगर हम 100 लेते तो भी ये नील हो जाता। अब यहाँ पर क्या रहता, हमारा जो ITC है CGST का कितना बचा हुआ है 200, और आउटपुट कितना था हमारा 300, लेकिन इसमें से 200 सेट ऑफ हुआ था तो 100 इससे सेट ऑफ हो जाता है ना। तो ITC कितना बचेगा तो, और यहाँ पर क्या होता, ITC हमारा कितना है 200, और आउटपुट भी हमारा 200 ही बचता, तो वो भी नील हो जाता, तो आउटपुट टैक्स यहाँ कुछ नहीं बचता, तो आउटपुट हो गया ना पूरा का पूरा। तो ऐसे करने से हमें आउटपुट नहीं देना, नहीं तो हमें देना पड़ेगा, तो ऐसे हम समझदारी से उसे, है ना। तो यहाँ पर भी देखो हमारे ITC में बैलेंस 100 बचा है ना, और हम उसे सेट ऑफ कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है कि हम आउटपुट CGST का 100 का यूज करा है, जैसे हमारा ITC था ना IGST का 1000, ये हमने इससे 1000 करा, और 200 CGST ये रहा, और 100 ये हमने ऑप्शन नंबर 1 करा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाता है, 100 CGST कर लो, 200 SGST कर लो, है ना, ये कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 150 कर लो, है ना, मर्जी है 150 कर लो, तो वहां पर हम 150 करेंगे तो ITC में 50-50 बच जाए, तो हमारी मर्जी कोई इसमें। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, द कमिश्नर और ऑफिसर authorized by him is empowered to impose restriction on utilization of ITC अगर उन्हें कुछ रीजन टू बिलीव है, दे आर रीजन टू बिलीव दैट देयर इज सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व, उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते। रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है कि अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस, जो वही हमने पढ़ा था, गड़बड़ है कुछ भी, किसी भी तरीके से कोई सर्विस नहीं है, या रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है, या जो क्रेडिट ले रहा वही गड़बड़ है, जहां पर भी कुछ गड़बड़ होगी वो रोक सकता है, कह सकता है कि भैया आपको ये नहीं ले, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो 86 भी रेस्ट्रिक्ट करता है यूज ऑफ ITC इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। द aforesaid रूल स्टार्ट विद नॉन एब्सोल्यूट क्लोज, और क्या है वो कि registered person having value of taxable supply in a month exceeding 50 lakh, तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है और उसकी टैक्सेबल सप्लाई एक महीने में 50 लाख से ज्यादा है, देयरफॉर इन केस वेयर इन वैल्यू सप्लाई इन ए मंथ इज अप टू 50 लाख, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन कब है, जब उसकी एक महीने में सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है। तो क्या है नेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन, द रजिस्टर्ड पर्सन टू whom the said rule is applicable cannot use ITC to discharge the output in excess of 99%, that is minimum 1% of after tax उसे देना ही पड़ेगा कैश में। इन अदर वर्ड्स केवल 99% वो सेट ऑफ कर पाएगा, 1% उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। The total value of interstate supply of Raman and Sons for the month of Feb is 100 lakhs, तो 50 लाख से ऊपर है, that supply is taxable at the rate 18%, तो 100 लाख का 18% 18 लाख हो गया, अमाउंट उसका ITC 20 लाख है ना। तो in terms of restrictions as per rule number 86B, Raman and Sons can discharge 90.9% of output tax liability, that is 99% ऑफ 18 लाख 17 लाख 82,000, जो 20 लाख का है उसमें से, बाकी उसे 1% मतलब 18,000 पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है ना, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन पोटेंशियल मिसयूज ऑफ ITC प्रोवाइडिंग रिलीफ टू कंप्लायंट टैक्स पेयर, फ्यू एक्सेप्शन टू रूल 86 बीन 86 क्या, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख, अगर आप 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स देते हैं तो ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और विद इन टाइम लिमिट आप ITR फाइल करते हैं, ये हमने पढ़ा था, है ना। और अगर आपका
आईटीसी का रिफंड 1 लाख से ज्यादा है, पता चला रिफंड हो रहा है तो गवर्नमेंट को वही पैसा आपको वापस करना, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर 1 लाख से ज्यादा रिफंड है, जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, हाँ? तो उस सिचुएशन में या आप पेमेंट कर देते हो, 1% से ज्यादा की पेमेंट आपने कर दिया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, हम यही कह रहे हैं ना 99% कर लो, आपने खुद ही कर दिया 1% से ज्यादा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। Assuming scenario where in the current financial year up to August month, total output tax liability is 30 lakh and such registered person has deposited 1 lakh through electronic cash. तो 30 lakh का 1% कितना होता है? 3 lakh ना? तो यहाँ पर लिखा है रूल 86B would not be applicable in September month even if the taxable turnover during the month exceed 50 lakhs since cumulative payment of 1% हमारा 30,000 होता है ना, और वो 1 लाख रुपए पेमेंट कर चुका है तो 1% से ज्यादा पेमेंट कर दिया तो वो अप्लाई नहीं हो, है ना। और ये ध्यान रखिए कि जीएसटी लाइबिलिटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जो है वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड नहीं, वो तो इनपुट होता है आउटपुट। स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन जो है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इन सब पर भी अप्लाई नहीं होता, ये 99% से ज्यादा कर सकते हैं सेट ऑफ। के बाद है हमारे इलस्ट्रेशंस और फिर चैप्टर खत्म, रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एबीसी कंपनी रजिस्टर्ड है जीएसटी में और हैवी मशीनरी बनाते हैं और इन्होंने कुछ जुलाई के महीने में आइटम ली हैं, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स 5,20,000 का जीएसटी है, ट्रक्स हैं 1 लाख का जीएसटी है, रॉ मटेरियल 2 लाख का जीएसटी है और कुछ आइटम्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को दिए हैं 25,000 का जीएसटी है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय एबीसी कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई for the given necessary explanations for treatment of various items subject to information given above, assuming that all other condition necessary for ITC is fulfilled। तो रजिस्टर्ड है, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो जुलाई महीने के बारे में बातचीत हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर्स है, तो आप बताइए कोई टेंशन है आईटीसी लेने में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का? कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है ना। और ट्रक्स हैं, अब ट्रक याद करिए ब्लॉक के अंदर ट्रक का कोई टेंशन नहीं था क्योंकि वो हमारा रॉ मटेरियल के लिए था, पैसेंजर वगैरह के लिए था ना। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गुड्स यूज हो रहा है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल, वो हम ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता है, हम आईटीसी आराम से बिल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के लिए तो वैसे ही आईटीसी में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बड़े आराम से अवेल कर सकते हैं। कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को दिए, क्या जिस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं क्या हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो भैया यहाँ पर 17(5) में मना है, तो आप दे रहे हैं और जो डिसअलाउड है ना, तो इसलिए नील हो जाएगा आईटीसी आपका 8(20). XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी में और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टैक्सेबल गुड्स की। कंप्यूट द आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय XYZ फ्रॉम अक्टूबर। इनपुट ए है 1 इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 10,000 इज मिसिंग, तो भैया वो कैसे कर देंगे? इनपुट बी है इनपुट आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, लेकिन जब तक लॉट में हमने पढ़ा था जब तक सारा लॉट नहीं मिल जाएगा जब तक आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। कैपिटल गुड्स है हैज कैपिटलाइज द गुड्स एट फुल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, तो भैया जब डेप्रिसिएशन मिलेगा तो क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विसेज 225 एक इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी
ऑन 50,000 वाज मिसिंग, है ना, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द एनुअल रिटर्न वाज फाइल्ड ऑन 15 सितंबर। तो एनुअल रिटर्न पिछले साल का हमने 15 सितंबर को फाइल कर दिया था। तो यहाँ पर पहला वाला जो 1 लाख है उसमें से 10,000 मिसिंग है, तो हम उस पे 90,000 रुपए कर देंगे। बी है हमारा लॉट वाला, 50,000 तो वो नहीं मिलेगा, है ना, और कैपिटल गुड्स पे भी नहीं मिलेगा, और 225 में से 50 नहीं मिलेगा, तो कितना मिल जाएगा, 1,75,000, है ना। तो आईटीसी हम जो क्लेम करना होता है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद, हमने पढ़ा था एज पर सेक्शन 16 फॉर आईटीसी ऑन इनवॉइस कैन नॉट बी अवेल्ड आफ्टर 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस पर्टेन और फाइलिंग ऑफ आईडीआर विच एवर इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर लिखा था कि हमारा जनवरी का था, पिछले साल का था, तो यहाँ पर हमारे पास नवंबर की डेट थी, लेकिन इन्होंने 15 सितंबर को ही रिटर्न फाइल कर दी। तो 30 नवंबर या 15 सितंबर जो भी जल्दी हो जब तक कर सकते थे, 15 सितंबर निकल चुकी, अब वो नहीं मिलेगा। अगर ये 15 सितंबर को रिटर्न फाइल नहीं करी होती तो वो इनवॉइस हमें मिल गया था अक्टूबर में, तो हम उसे क्रेडिट ले लेते। ठीक है। एक्सटी प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर है जीएसटी में रेगुलर में, इंट्रा स्टेट सप्लाई 8 लाख, इंटर स्टेट सप्लाई 3 लाख। It has also furnished the following information: intra-state supply or the company is following opening balance of ITC, बैलेंस दे रखे हैं IGST और इसके रेट ऑफ CGST, SGST और 9% ही और 18% ही है दोनों के दोनों, और ये सब एक्सक्लूसिव GST है, मतलब अलग से GST लगाना है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो जल्दी से बताओ भाई, इंट्रा स्टेट है तो 9% कितना आता है, 72,000। ये आउटपुट हो गया हमारा, और 18% कितना आता है, GST हो गया। ठीक है। इनपुट इंटरेस्ट स्टेट 9%, 18,000 CGST SGST और 18%। तो सबसे पहले हम IGST को निपटाएं। अब IGST हमारे पास कितना है, 9,000 रुपए, और 70 पहले का पड़ा हुआ है हमारे पास, है ना। तो 79,000 हो गया हमारे पास, है ना, 29,000, 9,000 ये रहा, और हमारे पास 70 पहले ही पड़ा हुआ, तो 79,000 हो गया। इसे पहले किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट IGST से, और वो कितना है 54,000। तो पहले हम इसको 54,000 से सेट ऑफ कर देते हैं IGST से, ठीक है ना। तो 54,000 से हमने इसे सेट ऑफ कर दिया, ठीक है, और बाकी हमारा कितना बचा, 25,000 रुपए। तो इसे खत्म करना पहले जरूरी है, तो इसको हम CGST या SGST किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इन्होंने SGST से करा है, GST से कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, GST, और SGST से सेट ऑफ कर दिया, तो ये 79,000 हो गया खत्म। अब बात करते हैं CGST का, है ना। CGST
का, क्योंकि इनपुट ऑलरेडी पहले है 57 और अभी हमारा कितना है 18, तो 57 और 18 75,000 रुपए, तो 75,000 हमारे पास CGST है। तो इस 75,000 के CGST को आउटपुट से सेट ऑफ करते हैं। आउटपुट CGST कितना हमारे पास 72,000 से इससे सेट ऑफ कर दे, पूरा खत्म, 3,000 बच जाएगा। तो इसका बैलेंस हमारा 3,000 रुपए बच जाएगा ना। और GST पेबल है 72 और 72 हमने सेट ऑफ कर लिया। बैलेंस इन्होंने नहीं लिखा कहीं पे, तो ये हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा हमारा आउटपुट कितना है। हमारा आउटपुट IGST, CGST और SGST कितना है। फिर हमने देखा कि हमारा इनपुट IGST SGST कितना है और ITC का बैलेंस कितना। स्टेप 1 क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है हम ITC IGST का खत्म करते हैं। तो 9,000 रुपए इनपुट IGST था, 70,000 का बैलेंस था, 79,000 हमने इसको सेट ऑफ कर दिया और आउटपुट IGST से सेट ऑफ कर दिया। आउटपुट IGST हमारा नील हो गया। हमारा आउटपुट IGST, ठीक है, और हमारे पास अब बैलेंस है 25,000। अब हम इस 25,000 को आउटपुट CGST SGST किसी से भी सेट ऑफ कर सकते। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास इनपुट CGST तो बहुत सारा अवेलेबल, लेकिन इनपुट SGST नहीं है। तो समझदारी ये है कि हम इसको आउटपुट SGST से सेट ऑफ कर लें। तो हम इसको आउटपुट SGST से सेट ऑफ कर देते ना। ऐसा करने से मेरा इनपुट IGST नील हो गया और मेरा आउटपुट SGST 72,000 में से 25,000 माइनस हो गया। कितना बचा 47। ठीक है, अब मैं आया स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 क्या है, मैं ITC CGST का देखता हूं और वो कितना है 18,000 प्लस कितना हो गया 70 और इस 75,000 में से मेरा आउटपुट CGST 72,000 है, तो मेरा आउटपुट CGST नील हो गया। ये जो है 3,000 का बैलेंस ITC CGST। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 है ITC मेरा SGST का मतलब केवल 18,000 है और जो मेरा आउटपुट SGST बचा हुआ है वो 47,000 रुपए का बचा हुआ है। अब कितना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो 29,000 रुपीज का मुझे टैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सेट ऑफ करने के लिए मेरे पास इनपुट नहीं है, यही बता रखा है 29,000। ठीक है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग तरीके। तो ये था पूरा चैप्टर हमारा ITC का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सेक्शन 16, 17 और 18 सेक्शन कम है लेकिन बहुत ही ज्यादा है। हमने 4 क्लासेस में कवर किया है। आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना, न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसमें काफी